हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का मकबरा अष्टभुजाकार नहीं है? नहीं पूछा गया है। निम्न में से किस शासक का मकबरा अष्टभुजाकार नहीं है? सिकंदर लोदी, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। ये मुबारक शाह खिलजी नहीं है, ये सैयद वंश का शासक है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक है। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम की यदि हम बात करें, भारत में सर्वप्रथम अष्टभुजाकार मकबरा किसके शासनकाल में बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनता है। सबसे पहले अष्टभुजाकार मकबरे के निर्माण की जो शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है। और मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था मलिक मकबूल। मलिक मकबूल। तो ये पहला, यानी मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक का वजीर था मलिक मकबूल। और इसका मकबरा भारत में पहला अष्टभुजाकार मकबरा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अफगान वंश का संस्थापक कौन था? प्रथम अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रथम अफगान वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और शेर शाह सूरी। एक तो ध्यान रखना है, जो प्रथम अफगान वंश है इसका समय रहेगा 1451 से 1526। 1451 से 1526। और प्रथम जो अफगान वंश है इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? लोदी वंश के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? लोदी वंश। तो प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बहलोल लोदी के द्वारा। और इसकी स्थापना कब की जाएगी? 1451 में। 1451 में प्रथम अफगान वंश की स्थापना की गई। और इसके पश्चात यदि हम बात करें तो बहलोल लोदी, इसका समय तो है 1451 से 1489। इसके बाद सिकंदर लोदी शासक है। सिकंदर लोदी का समय है 1489 से 1517। और इसके बाद शासक आएगा इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। तो ये लोदी वंश के या प्रथम अफगान वंश के तीन शासक होंगे। सेकंड अफगान वंश की स्थापना करेगा शेर शाह सूरी। सेकंड अफगान वंश सेकंड अफगान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? शेर शाह सूरी के द्वारा। और सेकंड अफगान वंश की स्थापना कब की जाएगी? 1540 में। सेकंड अफगान वंश की स्थापना 1540 में की जाएगी। और यदि हम लोदी वंश की शासकों की बात करें, लोदी वंश के यदि हम शासकों की बात करें, ये अफगानों की, लोदी वंश के जो शासक हैं ये अफगानों की गिलजई कबीले की, अफगानों में एक कबीला है और कबीले का नाम है गिलजई। अफगानों में कबीला है, कबीले का नाम क्या है? गिलजई। और इस गिलजई कबीले में एक शाखा है, शाखा का नाम है शाहू खेल शाखा। शाहू खेल शाखा। तो अफगानों में गिलजई कबीला है, ये तो क्या है? कबीला, गिलजई कबीला है। और कबीले में एक शाखा है, शाखा का नाम क्या है? साहू खेल शाखा। इनसे संबंधित है। और इस वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व बहलोल लोदी कहाँ का गवर्नर था? शासक बनने से पहले बहलोल लोदी कहाँ का गवर्नर था? क्वेश्चन पूछा गया है कि जब शासक बनता है उससे पहले ये कहाँ का गवर्नर था? तो सामान्य सी बात है, ये सरहिंद का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? सरहिंद का गवर्नर था। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है,
बहलोल लोदी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहलोल लोदी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है अफगानों की गिलजई कबीले की साहूखेल शाखा से संबंधित था, अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बचपन का नाम बल्लू था, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और इसने सिकंदर की उपाधि धारण की। इसने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर की उपाधि धारण की। तो इसने सिकंदर की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। इससे पहले यदि हम बात करें, गाजी की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक माना जाता है GST गयासुद्दीन तुगलक। GST गयासुद्दीन तुगलक, उसने मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण की थी। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहलोल लोदी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। बहलोली नामक तांबे के सिक्के जारी किए, ये सही बात है। वह सिजेरियन तकनीक से पैदा हुआ था, सिजेरियन ही सर्जरी से पैदा हुआ था। अगर इससे पहले हम बात करें, मौर्य वंश में एक शासक आता है और उस शासक का नाम है बिंदुसार। मौर्य वंश में एक शासक आता है, शासक का नाम क्या है? बिंदुसार। ये भी सिजेरियन तकनीक से पैदा हुआ था। वह सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये सही बात है, वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, यद्यपि दरबार में गलीचे पर बैठता था। वो दरबार में गलीचे पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसने 1486 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित किया। 1486 में जौनपुर जिसकी स्थापना किसके समय की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो जौनपुर है, ये जौनपुर तुगलक काल में ही दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। ये दिल्ली से हो गया था स्वतंत्र, दिल्ली से स्वतंत्र हो चुका है। तो यहाँ का शासक कौन था? हुसैन शाह सर्की। शासक कौन है? हुसैन शाह सर्की। अब क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है कि उसने 1486 में नहीं, 1484 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। और यहाँ का जो प्रशासक है, इसका पुत्र था, पुत्र का नाम था बारबकसा। ये किसका पुत्र है? बहलोल लोदी का। और बारबकसा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो ये 1486 नहीं है, 1484 है। बारबकसा को यहाँ का प्रशासक बनाया, यानी इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया। आगे चल करके सिकंदर लोदी इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, 1484 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अफगान सरदारों को भारत में आने का निमंत्रण दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अफगान सरदारों को भारत में आने का निमंत्रण दिया? तो इसका भी सही जवाब होगा बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ने क्या किया? इन अफगानों को जागीरें प्रदान कर दी और उन जागीरों की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई। इनको बड़ी बड़ी जागीरें दे दी गई और इन जागीरों की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब इन्होंने अफ़गान सरदारों को भारत में आने का निमंत्रण दिया तो अफ़गान सरदार टिड्डी दल की भांति भारत पर टूट पड़े। टिड्डी दल की भांति, यानी अत्यधिक संख्या में अफ़गान सरदार भारत में आने लगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने राजत्व के सिद्धांत में समान में प्रथम की नीति अपनाई? समान में प्रथम की नीति, यानी ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, अर्थात गलीचे पर बैठता था, अपने दरबारियों के साथ बैठता था। दरबारियों में बैठता तो था लेकिन फिर भी सभी समान मानता था अपने आप को, यानी अपने आप को सरदारों के समान मानता था, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति कैसी थी? प्रथम। तो इसका भी सही जवाब होगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश एवं अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? लोदी वंश
और अफ़गानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी किसमें मिलती है? तारीख़ शेर शाही, तारीख़ फरिश्ता, तारीख़ दाऊदी और तारीख़ मुबारक शाही। तो सही जवाब होगा तारीख़ दाऊदी और इसका लेखक है अब्दुल्ला खां। इसका लेखक कौन है? अब्दुल्ला खां। तो अब्दुल्ला खां की पुस्तक है तारीख़ दाऊदी। इसमें लोदी वंश तथा अफ़गानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने अमीरों को मसनद ए अली अर्थात मेरे पुत्र कहकर पुकारता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने अमीरों को मसनद ए अली अर्थात मेरे पुत्र कहकर पुकारता था? तो इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी। इसका सही जवाब क्या होगा? बहलोल लोदी। यानी बहलोल लोदी अपने जो नाराज अमीर होते थे, यानी अगर अमीर वर्ग के लोग इससे नाराज होते थे तो बहलोल लोदी इनसे कहता था, यानी इनके सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था, अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था और इनसे कहता था यदि आप मुझे योग्य नहीं समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को सुल्तान चुन लीजिए। तो इसकी स्थिति एक सामान्य व्यक्ति के समान हो चुकी है, यानी नाराज अमीरों के सामने ये अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था और उनसे कहता था यदि आप मुझे योग्य नहीं समझते हैं तो मेरे स्थान पर किसी दूसरे को सुल्तान चुन लीजिए। ये आ गया वही क्वेश्चन। किस शासक के समय राजत्व यानी राजा की स्थिति, राजत्व की स्थिति गिरकर एक साधारण अमीर की तरह हो गई है? किस शासक के समय राजत्व की स्थिति गिरकर एक साधारण अमीर की तरह हो गई है? बलवन। इसके बाद जो अगला शासक आएगा सिकंदर लोदी, इसके राजत्व की स्थिति में बदलाव आएगा। इसने सिंहासन पर बैठना शुरू किया और जो अफ़गानों को जागीरें दे दी गई थी उन जागीरों की इसने जांच करवाई। और सिकंदर लोदी कहा करता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा करके लेके जाएंगे। तो वहाँ आगे चलकर यानी सिकंदर लोदी के समय शासक के राजत्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी नहीं पूछा गया है कि सिकंदर लोदी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका मूल नाम निजाम शाह था, निजाम शाह या निजाम खां, निजाम खां। इसका मूल नाम निजाम शाह अथवा निजाम खां था, सही बात है। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और 1508 में आगरा को राजधानी, 1508 में नहीं, इसने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। इसने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की। मूल नाम निजाम शाह था और इसकी जो माता थी हिंदू थी। माता कौन से धर्म से थी? हिंदू धर्म से, और वो सुनार जाति से थी। माता हिंदू धर्म में भी कौन सी जाति से थी? सुनार जाति से। और इसकी माता का नाम था जयबंद। माता का नाम क्या था? जयबंद। तो ये सही जवाब हो जाएगा 1508। इसी प्रकार इसने आगरा में बादलगढ़ का किला, आगरा में बादलगढ़ का किला, इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खाद्यान्न पर लगे हुए चुंगी कर को समाप्त कर दिया था? खाद्यान्न पर लगे हुए चुंगी कर को समाप्त कर दिया था। तो सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब क्या होगा? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने तो जमीन में गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। खजाने से हिस्सा नहीं लिया था। इसने ज़मीन में गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजत्व सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी इससे पहले हमने बात की, बहलोल लोदी का जो राजत्व का सिद्धांत था उसमें एक शासक की स्थिति गिर करके अमीर के समान हो गई थी। तो इसका जो राजत्व का सिद्धांत है वो देखिए, राजत्व का प्रमुख उद्देश्य सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना है, यहाँ आपको बदलाव दिखाई देगा। दूसरा, उसने अफ़गान अमीरों की जागीरों की जांचें करवाई, जबकि इससे पहले हमने बात की थी कि बहलोल लोदी ने अफ़गानों को बड़ी बड़ी जागीरें दे दी और उनकी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई। अफ़गान अमीरों को कोड़ों से पिटवाया, अफ़गान अमीरों को इसने कोड़ों से पिटवाया, नहीं जो अफ़गान अमीर, और इसका उल्लेख भी मिलता है अफ़गान अमीरों को कोड़ों से पिटवाया, तारीख ए दाऊदी, तारीख ए दाऊदी में इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें उल्लेख क्या मिलता है? एक जगह का उल्लेख करता है, ये संभल, संभल, संभल यूपी में है। संभल में चौगान खेलते समय दो अफ़गान अमीर उसके सामने ही आपस में झगड़ने लगे तो इसने उनको कोड़ों से पिटवा दिया, इसका उल्लेख भी मिलता है। और अगला है, अमीरों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं, इनका दमन करने का प्रयास किया था इसने, सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। और अमीरों को जो अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। तो इसमें सही जवाब होगा डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के गुप्तचरों को भूत प्रेत कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के गुप्तचरों को भूत प्रेत कहा जाता था? तो सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें, इसके शासनकाल के जो गुप्तचर थे, इस गुप्तचर व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था कहा जाता है और इसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था कहा जाता है, इसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी गुप्तचरों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके समय गुप्तचरों के बारे में कहा जाता था कि लोग आपस में बातचीत करने से डरते थे, आपस में बातचीत करने से डरते थे। तो भूत प्रेत किसको कहा जाता है? किसके गुप्तचरों को? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय संगीत के ग्रंथ, किस शासक के समय संगीत के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही, ग्रंथ का नाम क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई? यानी किस शासक के समय संगीत का ग्रंथ, संगीत का मतलब गायन विद्या भी कह सकते हैं अपन इसे, गायन विद्या। तो संगीत का ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही, तो इसकी रचना किसके शासनकाल में होती है? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बोधन नामक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बोधन नामक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था? तो इसका सही जवाब तो होगा सिकंदर लोदी। सही जवाब तो क्या होगा? सिकंदर लोदी। अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें, सिकंदर लोदी धार्मिक मामले में अत्यधिक धर्मांध शासक था, अत्यधिक धर्मांध शासक था। यानी इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। इसी प्रकार इसने यमुना घाट पर जो स्नान किया जाता था, यमुना घाट पर जो हिंदुओं के द्वारा स्नान किया जाता था उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। अब इसने बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जलवा दिया क्योंकि बोधन ब्राह्मण ने क्या कहा था कि हिंदू और इस्लाम, हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म समान हैं। इसने केवल इतना कहा था कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म समान है, ये सुन करके इसे जिंदा जलवा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के द्वारा भूमि माप के लिए शुरू की गई गज ए सिकंदरी की लंबाई कितनी थी? यानी भूमि को मापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी की शुरुआत करवाई, तो इसकी लंबाई कितनी थी? 30 इंच। इसकी लंबाई कितनी है? 30 इंच। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के किस शासक के समय आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से होता है? तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया, कौन किससे संबंधित है ग्रंथ? आयुर्वेद से। और इसका अनुवाद किस नाम से होता है? फरहंगे सिकंदरी के नाम से, फहरंगे सिकंदरी के नाम से। और इसका जो अनुवाद है ये इसका वजीर करता है, और वजीर का नाम है मियाँ बुआ। सिकंदर लोदी के वजीर का नाम क्या था? मियाँ बुआ। इसके द्वारा फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया, आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के द्वारा एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना, सिकंदर लोदी के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद देखिए, सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने के लिए शेख अब्दुल्ला व शेख अजीजुल्ला को किस देश से भारत बुलाया था? सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने के लिए, एक तो विद्वान का नाम है शेख अब्दुल्ला और एक का नाम है शेख अजीजुल्ला, इन्हें कहाँ से बुलाया था? तो इसका सही जवाब तो होगा ईरान। कहाँ से बुलाया था? ईरान से। ईरान के विद्वान थे। इसी प्रकार ईरान का एक विद्वान और था जिसका नाम था रफ़ीउद्दीन सिराजी। रफ़ीउद्दीन सिराजी, रफ़ीउद्दीन सिराजी, ये भी सिकंदर लोदी के दरबार में रहता था। तो ईरान से शेख अब्दुल्ला, शेख अजीजुल्ला को बुलवाया, और रफ़ीउद्दीन सिराजी इसके दरबार में रहता था, जो ईरान का विद्वान था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाया और उनके टुकड़ों को कसाईयों में मांस तोलने के लिए बंटवा दिया? कितने कट्टर मुसलमान शासक हैं। इन्होंने नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया और मूर्तियों को कसाईयों में मांस तोलने के रूप में बंटवा दिया। तो इसका भी सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। अभी हम चर्चा कर रहे थे, देखो बहलोल लोदी के समय तो स्थिति क्या थी? वो अपने नाराज अमीरों के सामने पगड़ी उतार कर रख देता था और कहा करता था कि यदि आप मुझे योग्य नहीं समझते हैं तो ये पगड़ी किसी दूसरे को पहना दीजिए। और यहाँ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूँ तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर लेकर जाएंगे। कथन किसका है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब हम बात करते हैं उसकी धार्मिक नीति की। तो उसकी धार्मिक नीति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया, वह दाढ़ी नहीं रखता था, मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया और जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये भी सही है, उसने मुहर्रम ताजिया निकालना बंद कर दिया था, दाढ़ी नहीं रखता था, मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। जजिया कर समाप्त नहीं किया है, उसने पुनः जजिया कर लगा दिया था। उसने पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया और जजिया कर के साथ साथ उसने हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर भी वसूल किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला शासक या अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक शहनाई सुनने का शौकीन था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक शहनाई सुनने का शौकीन था? तो इसका जवाब भी क्या होगा? सिकंदर लोदी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मियाँ बुआ ने मोठ की मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? मियाँ बुआ ने
मोठ की मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, जो मियाँ बुआ थे ये प्रधानमंत्री या वजीर, और ये वजीर किस किस का रहा? एक तो सिकंदर लोदी का, सिकंदर लोदी का वजीर रहा, और उसके बाद शासक आएगा इब्राहिम लोदी, उसका भी वजीर रहा। तो मियाँ बुआ ने एक मस्जिद बनवाई, मोठ की मस्जिद, और ये मस्जिद कहाँ बनवाई है? दिल्ली में। मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? दिल्ली में। किस विद्वान ने सैयद काल और लोदी काल को मकबरों का काल बताया है? किस विद्वान ने सैयद काल और लोदी काल को मकबरों का काल बताया है? तो इसका सही जवाब होगा पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने आपके पर्सी ब्राउन है ये, ब्राउन ने सैयद काल और लोदी काल को मकबरों का काल बताया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोदी काल में सुल्तानों द्वारा बनवाए गए मकबरे होते थे। ध्यान से समझना है, लोदी काल में सुल्तानों के द्वारा जो मकबरे बनवाए जाते थे वो कैसे होते थे? चतुर्भुजाकार, अष्टभुजाकार, पंचभुजाकार, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अष्टभुजाकार। और चतुर्भुजाकार की यदि हम बात करें, ये जो अमीर वर्ग के लोग थे, यानी लोदी काल में जो अमीर लोग या अमीरों के द्वारा जो मकबरे बनवाए जाते थे वो चतुर्भुजाकार थे, और शासकों के द्वारा जो मकबरे बनाए जाते थे वो अष्टभुजाकार होते थे। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है? पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग, तो सही जवाब है इसका सिकंदर लोदी। लेकिन अगर हम हुमायूं की बात करें, मुगल काल में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग कहाँ देखने को मिलेगा? मुगल काल में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किसके मकबरे में देखने को मिलेगा? हुमायूं के मकबरे में। लेकिन भारत में किस शासक के मकबरे में पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग होता है? वो सिकंदर लोदी है, और सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजाकार है। सिकंदर लोदी का मकबरा कैसा है? अष्टभुजाकार। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष बिहार को जीत लिया था? सिकंदर लोदी ने बिहार पर अधिकार कब किया? बिहार को कब जीत लिया था? 1482, 1481, 1494, 1486, 1494 में। और हमें ये भी ध्यान रखना है, इससे पहले अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसने अपने भाई बारबक्सा से जौनपुर छीन लिया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा भी इसने बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो सामान्य सी बात है, इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है। उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, सही बात है। उसके समय भू राजस्व की दर 1/4 भाग थी, ये भी सही है। उसने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, ये भी सही बात है। उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, सही है। हम इब्राहिम लोदी की बात करें, जो दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक है, 1517 से 1526, 1517 से 1526, तो उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये सही बात है। उसके समय भू राजस्व दर 1/4 भाग थी, ये भी सही है। उसने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, ये भी सही है। मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी का ईंटों का मकबरा दिल्ली में बनवाया, दिल्ली में नहीं, इसका मकबरा कहाँ बनवाया था? पानीपत में बनवाया था। ध्यान रखना है, इसका मकबरा दिल्ली में नहीं, पानीपत में बनवाया था, क्योंकि ये ऐसा शासक था मध्यकालीन भारत का जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित किया और ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया।
दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत या विक्रमादित्य, विक्रमजीत या विक्रमादित्य, इसको पराजित करके ग्वालियर को या ग्वालियर का दिल्ली सल्तनत में विलय किया था। इसका भी सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। सही जवाब है इसका इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में लड़ता हुआ? खातौली का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बांडी का, खातौली का युद्ध बूंदी में होता है। ये युद्ध कहाँ होता है? बूंदी में, और वर्तमान में ये मैदान कोटा में है। बांडी का युद्ध 1518। बांडी के युद्ध में सेम राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और ये युद्ध कहाँ होता है? धौलपुर में। ये युद्ध कहाँ होता है? धौलपुर में। तो दोनों युद्धों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। गागरोन का युद्ध, ये युद्ध राणा सांगा व महमूद खलजी सेकंड, ये मालवा का सुल्तान था। इसमें राणा सांगा विजयी होता है। तो हमारे सामने बचा ऑप्शन कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को होगा, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अगला क्वेश्चन है, अपने वजीर मियाँ बुआ को किस शासक ने कारागार में डाल दिया था? अभी हमने बात की, ये जो मियाँ बुआ है, तो एक तो किसका वजीर रहा? ये सिकंदर लोदी का, और दूसरा हमने चर्चा की थी किसका वजीर रहा? इब्राहिम लोदी का। तो इब्राहिम लोदी ने इसे कारागार में डाल दिया था। और ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के समय दौलत खान लोदी किस स्थान का गवर्नर था? इब्राहिम लोदी के समय दौलत खान लोदी किस स्थान का गवर्नर था, जिसने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था? तो ये कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। इसके कहने पर बाबर भारत में आया, और बाबर ने 1526 में भारत में कौन से वंश की स्थापना कर दी? मुग़ल वंश की। लेकिन मुग़ल वंश का अध्ययन करने से पहले हम दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, जो केंद्रीय शासन है, प्रांतीय शासन है, अर्थव्यवस्था है, मुद्रा प्रणाली है, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।